क्या आपके मन में कभी ऐसे नकारात्मक विचार आते हैं जिन्हें आप दूर नहीं कर पाते? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके विचार आपके जीवन को कंट्रोल कर रहे हैं? क्या आपने कभी चाहा है कि आप इतना सोचना बंद कैसे करें? यदि हाँ, तो दोस्तों आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग नकारात्मक सोच और चिंता से जूझते हैं। दोस्तों, जोसेफ गुयेन की पुस्तक डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक नकारात्मक सोच और चिंता पर काबू पाने के लिए एक मार्गदर्शिका है। यह विचारों की प्रकृति पर एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है और हम उन्हें नियंत्रित करना कैसे सीख सकते हैं, इसके बारे में बेहतरीन हमें सुझाव देते हैं। दोस्तों, लेखक गुयेन बताते हैं कि कैसे हमारे विचार हमेशा वास्तविकता का सटीक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। वह विभिन्न प्रकार के विचारों पर चर्चा करते हैं, जिनमें नकारात्मक विचार, सकारात्मक विचार और तटस्थ विचार शामिल हैं। वह यह भी बताते हैं कि हमारे विचार हमारी भावनाओं और व्यवहार को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों, जोसेफ गुयेन नेगेटिव थॉट्स या नकारात्मक सोच का समाधान प्रस्तुत करते हैं। वह हमें सिखाते हैं कि हम अपने नकारात्मक विचारों को कैसे पहचानें, उन्हें चुनौती दें और उन्हें अधिक सकारात्मक विचारों से कैसे बदलें। वह हमें यह भी सिखाते हैं कि हम अपनी भावनाओं को कैसे प्रबंधित करें और स्वस्थ तरीके से व्यवहार करें। दोस्तों, जोसेफ गुयेन नकारात्मक सोच और चिंता से मुक्ति के मार्ग पर चर्चा करते हैं। वह चिंता पर काबू पाने की अपनी निजी कहानी साझा करते हैं और बताते हैं कि कैसे उन्होंने दूसरों को भी ऐसा करने में मदद की है। दोस्तों, हमारे विचारों की समस्या, द प्रॉब्लम विथ आवर थॉट्स। दोस्तों, जोसेफ का तर्क है कि हमारे विचार हमेशा वास्तविकता का सटीक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। उनका कहना है कि हमारे विचार अक्सर हमारी भावनाओं, हमारे पिछले अनुभवों और हमारी मान्यताओं से प्रभावित होते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे विचार पक्षपातपूर्ण और गलत हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम चिंतित महसूस कर रहे हैं तो हमारे मन में मैं असफल होने जा रहा हूँ या हर कोई मुझसे नफरत करता है जैसे विचार आ सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये विचार सच हों, लेकिन ये हमें और भी अधिक चिंतित महसूस करा सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों, नकारात्मक सोच का समाधान, द सॉल्यूशन टू नेविगेट नेगेटिव थिंकिंग। दोस्तों, जोसेफ गुयेन नकारात्मक सोच का समाधान प्रस्तुत करते हैं। वह हमें सिखाते हैं कि हम अपने नकारात्मक विचारों को कैसे पहचानें, उन्हें चुनौती दें और उन्हें अधिक सकारात्मक विचारों से कैसे बदलें। अपने नकारात्मक विचारों को पहचानने के लिए हम उन बातों पर ध्यान दे सकते हैं जो हम खुद से कहते हैं। हम अपनी भावनाओं पर भी ध्यान दे सकते हैं। यदि हम चिंतित या उदास महसूस कर रहे हैं तो संभव है कि हमारे मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं। दोस्तों, एक बार जब हम अपने नकारात्मक विचारों को पहचान लेते हैं तो हम उन्हें चुनौती दे सकते हैं। हम खुद से पूछ सकते हैं कि क्या हमारे विचारों का समर्थन करने के लिए कोई प्रूफ या सबूत है। हम स्वयं से यह भी पूछ सकते हैं कि क्या स्थिति की व्याख्या करने का कोई अन्य तरीका है। दोस्तों, अंततः हम अपने नेगेटिव थिंकिंग को अधिक पॉजिटिव थिंकिंग से बदल सकते हैं। यह शुरुआत में कठिन हो सकता है, लेकिन अभ्यास के साथ यह आसान हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम इसी बुक के बारे में बात करने वाले हैं, है ना। तो हम जानेंगे कि यह बुक हमें कैसे बेहतर बना सकती है, यह बुक हमें क्या सिखा सकती है। तो आइए इस बुक को हम कुछ चैप्टर्स के माध्यम से समराइज करते हैं और जानते हैं कि यह बुक हमारे लिए कैसे बेहतरीन हो सकती है। दोस्तों, इस बुक का चैप्टर नंबर 1 है द प्रॉब्लम विथ थिंकिंग। दोस्तों, इस चैप्टर में लेखक जोसेफ गुयेन यह समझाते हुए शुरुआत करते हैं कि सभी मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक दुखों का मूल कारण हमारी सोच है। उनका कहना है कि हमारे दिमाग में विचारों की निरंतर धारा चलती रहती है और इसमें से अधिकतर विचार नकारात्मक और आत्मसीमित होते हैं। ये विचार हमारे जीवन के बारे में एक कहानी बनाते हैं जो अक्सर गलत और विकृति होती है। ये कहानी तब हमारी वास्तविकता बन जाती है और परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। इसके बाद लेखक विचारों और सोच के बीच अंतर को करने लगते हैं। उनका कहना है कि विचार केवल शब्द और छवियां हैं,
जो हमारे दिमाग में दिखाई देते हैं और स्वाभाविक रूप से अच्छे या बुरे नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर सोचना हमारे विचारों पर विश्वास करने और उन्हें अर्थ देने की प्रक्रिया है। यह सोचने की प्रक्रिया ही है जो हमारे दुखों का निर्माण करती है। दोस्तों, लेखक एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण देता है जिसके मन में यह विचार आता है, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। यह विचार स्वाभाविक रूप से बुरा नहीं है। हालांकि यदि व्यक्ति इस विचार पर विश्वास करता है और इसे अर्थ देता है तो वह अपने बारे में बुरा महसूस करना शुरू कर देगा। वे चुनौतियों और अवसरों से बचना शुरू कर सकते हैं और वे सामाजिक स्थितियों से भी पीछे हट सकते हैं। इसके बाद लेखक विश्वासों की शक्ति पर चर्चा करते हैं। उनका कहना है कि हमारी मान्यताएं वह फिल्टर है जिसके माध्यम से हम दुनिया को देखते हैं। वे निर्धारित करते हैं कि हम अपने अनुभवों की व्याख्या कैसे करते हैं और हम अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। दोस्तों, यदि हमारी धारणाएं नकारात्मक है तो हम दुनिया को नकारात्मक दृष्टि से देखेंगे और हम अपने बारे में बुरा महसूस करेंगे। दोस्तों, लेखक ने यह कहते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट किया कि अपने दुखों से मुक्त होने के लिए पहला कदम अपने विचारों के प्रति जागरूक होना है। एक बार जब हम अपने विचारों से अवगत हो जाते हैं तो हम उन पर सवाल उठाना और उन्हें चुनौती देना शुरू कर सकते हैं। हम अपने विचारों को त्याग कर वर्तमान क्षण में जीने का अभ्यास भी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने इस तरह से देखा द प्रॉब्लम विथ थिंकिंग, चैप्टर नंबर 1। दोस्तों, आइए चलते हैं अगले चैप्टर की ओर, जो कि है चैप्टर नंबर 2, द पावर ऑफ बिलीव्स। दोस्तों, इस चैप्टर में लेखक बिलीव्स या विश्वासों की शक्ति पर चर्चा करके शुरू करते हैं। उनका कहना है कि हमारी मान्यताएं वह फिल्टर है जिसके माध्यम से हम दुनिया को देखते हैं। भी निर्धारित करते हैं कि हम अपने एक्सपीरियंसेस की व्याख्या कैसे करते हैं और हम अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। यदि हमारी धारणाएं नकारात्मक है तो हम दुनिया को नकारात्मक दृष्टि से देखेंगे और हम अपने बारे में बुरा महसूस करेंगे। इसके बाद लेखक विभिन्न प्रकार की मान्यताओं या बिलीव्स के बारे में बात करते हैं। उनका मानना है कि कुछ मूल मान्यताएं हैं जो सबसे बुनियादी मान्यताएं हैं जो हम अपने और दुनिया के बारे में रखते हैं। ये मान्यताएं अक्सर बचपन में बनती हैं और इन्हें बदलना मुश्किल हो सकता है। सशर्त मान्यताएं भी हैं जो ऐसी मान्यताएं हैं जो हम अपने बारे में और दुनिया के बारे में रखते हैं, जो कुछ शर्तों पर आधारित होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम यह मान सकते हैं कि यदि हम सफल हैं तो ही हम प्रेम के योग्य हैं। दोस्तों, इसके बाद लेखक इस बात पर चर्चा करते हैं कि हमारी मान्यताएं हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। उनका कहना है कि हमारी मान्यताएं हमें कुछ खास तरीकों से व्यवहार करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं, भले ही वे हमारे सर्वोत्तम हित में ना हो। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए, यदि हम मानते हैं कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं तो हम चुनौतियों और अवसरों से बच सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशनल लग रही है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं अगले चैप्टर की ओर, जो कि है चैप्टर नंबर 3, द माइंडफुल पाथ टू फ्रीडम। दोस्तों, इस चैप्टर में लेखक संचेतनता या माइंडफुलनेस के लाभों के बारे पर चर्चा करना शुरुआत करते हैं। दोस्तों, उनका कहना है कि माइंडफुलनेस के बिना किसी निर्णय के वर्तमान क्षण पर ध्यान देने का अभ्यास है। यह हमारे विचारों और भावनाओं से अलग होने और उनके उत्पन्न होने पर बस उनका अवलोकन करने का एक तरीका है। इसके बाद लेखक इस बारे में बात करते हैं कि कैसे संचेतनता हमें अपने दुखों से मुक्त होने में मदद कर सकती है। उनका कहना है कि माइंडफुलनेस हमें अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक होने और उन्हें वैसे ही देखने में मदद कर सकती है जैसे वे हैं, बस विचार और भावनाएं। इससे हमें अपने विचारों पर विश्वास करना बंद करने और अपनी नकारात्मक भावनाओं को दूर करने में मदद मिल सकती है। इसके बाद लेखक संचेतनता माइंडफुलनेस का अभ्यास करने के लिए विभिन्न तरीकों पर चर्चा करते हैं। उनका कहना है कि माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से कई अलग अलग तरीके हैं, लेकिन कुछ सबसे आम में शामिल हैं, जैसे कि ध्यान,
या मेडिटेशन। दोस्तों, ध्यान माइंडफुलनेस का एक औपचारिक अभ्यास है। ध्यान के कई अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन उन सभी में हमारा ध्यान वर्तमान क्षण पर फोकस होता है। फिर है योगा। योग एक शारीरिक अभ्यास है जिसका उपयोग दिमागीपन विकसित करने के लिए भी किया जा सकता है। योग हमें अपने शरीर के प्रति जागरूक होने और आराम करने और तनाव मुक्त रहना सीखने में मदद करता है। वॉकिंग मेडिटेशन। वॉकिंग मेडिटेशन एक सरल अभ्यास है जिसे कहीं भी किया जा सकता है। इसमें बस धीरे धीरे चलना और चलते समय अपने शरीर की संवेदनाओं पर ध्यान देना शामिल है। माइंडफुल ईटिंग। दोस्तों, माइंडफुल ईटिंग खाते समय अपने भोजन पर ध्यान देने का अभ्यास है। इसमें धीमा होना और प्रत्येक टुकड़े का स्वाद लेना और खाते समय अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक रहना शामिल है। तो इस तरह से हमने देखा दोस्तों, हम कैसे अलग अलग तरीक़ों से माइंडफुलनेस का अभ्यास कर सकते हैं। दोस्तों, लेखक ने यह कहा कि माइंडफुलनेस एक पावरफुल उपकरण है जो हमें अपने दुखों से मुक्त होने में मदद कर सकता है। वह हमें अलग अलग माइंडफुलनेस प्रथाओं के साथ प्रयोग करने और हमारे लिए काम करने वाली पद्धति खोजने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। दोस्तों, अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। दोस्तों, चैप्टर नंबर 4 में लेखक गुयेन जाने देने के महत्व पर चर्चा करके शुरुआत करते हैं। उनका कहना है कि जाने देना हमारे विचारों, भावनाओं और अनुभवों के प्रति हमारे लगाव को मुक्त करने की प्रक्रिया है। यह चिपकने के विपरीत है। इसके बाद लेखक जाने देने के लाभों के बारे में बात करते हैं। उनका कहना है कि जाने देने से हमें तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में मदद मिल सकती है। यह हमें अपने रिश्तों को बेहतर बनाने और अधिक शांतिपूर्ण और संतुष्टिपूर्ण जीवन जीने में भी मदद कर सकता है। इसके बाद लेखक जाने देने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करते हैं। उनका कहना है कि जाने देने के कई अलग अलग तरीके हैं, जो कि कुछ इस तरह: स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। दोस्तों, स्वीकृति या एक्सेप्टेंस के बिना किसी निर्णय या हमारे विचारों और भावनाओं को स्वीकार करने की प्रक्रिया है। यह जाने देने की दिशा में पहला कदम है। क्षमा, फॉरगिवनेस। क्षमा किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति क्रोध और आक्रोश को दूर करने की प्रक्रिया है जिसने हमारे साथ अन्याय किया है। यह नकारात्मक भावनाओं को दूर करने और हमारे जीवन में आगे बढ़ने का एक पावरफुल तरीका है। इसके बाद है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। कृतज्ञता हमारे जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास है। यह हमें जो हमारे पास है उसकी सराहना करने और जो हमारे पास नहीं है उसे त्यागने में मदद कर सकता है। इसके बाद है करुणा, कंपैशन। दोस्तों, करुणा दूसरों के दुखों को समझने और स्वीकार करने का अभ्यास है। यह हमें अपनी पीड़ा दूर करने और दूसरों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने में मदद कर सकता है। दोस्तों, लेखक ने यह कहा कि जाने देना एक स्किल है जिसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। वह हमें खुद के साथ धैर्य रखने और मुश्किल होने पर भी हार मानने का अभ्यास करते रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशनल लग रही है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं अगले चैप्टर की ओर, जो कि है चैप्टर नंबर 5, हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। दोस्तों, चैप्टर नंबर 5 में विशेष रूप से इस बारे में बहुमूल्य मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि हम कैसे माइंडफुलनेस डेवलप कर सकते हैं और वर्तमान क्षण मतलब प्रेजेंट मोमेंट को अपना सकते हैं। वर्तमान क्षण के महत्व को समझना, अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। दोस्तों, वर्तमान क्षण में जीतना संचेतनता में निहित एक अभ्यास है, एक अवधारणा जिसने अपने कई मानसिक और भावनात्मक लाभों के लिए बढ़ती मान्यता प्राप्त की है। इस चैप्टर में किड्डा हमारे जीवन में वर्तमान क्षण को अपनाने के महत्व पर जोर देते हैं। बहुत से लोग अपने समय का एक बड़ा हिस्सा अतीत पर ध्यान केंद्रित करने या भविष्य की चिंता करने में बिताते हैं और अक्सर वर्तमान की समृद्धि से चूक जाते हैं। इसके बाद है समय का भ्रम, द इल्यूजन ऑफ टाइम। दोस्तों, लेखक समय के भ्रम पर चर्चा से शुरुआत करते हैं। वह बताते हैं कि हम समय को अतीत,
वर्तमान और भविष्य के रूप में कैसे दिखते हैं, लेकिन वास्तव में एकमात्र क्षण को वास्तव में मौजूद है वह है वर्तमान। अतीत स्मृतियों का संग्रह है और भविष्य हमारी कल्पना का प्रक्षेपण है। वर्तमान क्षण में जीने के लिए, मूल्य की सराहना करने के लिए इस मौलिक अवधारणा को समझना महत्वपूर्ण है। फिर है संज्ञानात्मक हानियाँ, कॉग्निटिव पिटफॉल्स। दोस्तों, चैप्टर विभिन्न संज्ञानात्मक नुकसानों का भी पता लगाते हैं जो हमें वर्तमान क्षण से पूरी तरह जुड़ने से रोकते हैं। इसमें पुष्टिकरण पूर्वाग्रह, पश्च दृष्टि पूर्वाग्रह और उपलब्धता अनुमान शामिल है। लेखक बताते हैं कि कैसे ये संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह, कॉग्निटिव पिटफॉल्स, हमें यहाँ और अब की उपेक्षा करते हुए अपने अतीत और भविष्य के लिए कुछ पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके बाद है द माइंड बॉडी कनेक्शन, मन शरीर संबंध। दोस्तों, इस चैप्टर की प्रमुख बातों में से एक है मन शरीर का संबंध। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि कैसे हमारे विचार और भावनाएं हमारी शारीरिक संवेदनाओं से निकटता से जुड़ी हुई है। अपनी शारीरिक संवेदनाओं के प्रति अधिक जागरूक होकर हम अपनी भावनाओं और विचार पैटर्न में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। यह जागरूकता की आधारशिला है। तो दोस्तों, हमने चैप्टर नंबर 5 देखा। आइए चलते हैं अगले चैप्टर की ओर, चैप्टर नंबर 6, द पावर ऑफ लव। दोस्तों, चैप्टर नंबर 6 में लेखक प्रेम की शक्ति पर चर्चा करके शुरू करते हैं। उनका कहना है कि प्रेम दुख के विपरीत है। जब हम प्यार की स्थिति में होते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं से मुक्त हो जाते हैं। हम बस उपस्थित रह रहे हैं और जीवन की सुंदरता का अनुभव कर रहे हैं। इसके बाद लेखक विभिन्न प्रकार के प्रेम के बारे में बात करते हैं। उनका कहना है कि प्यार कई प्रकार के होते हैं और कुछ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो इस तरह है, जैसे कि रोमांटिक लव। रोमांटिक प्रेम दो लोगों के बीच का प्यार है जो एक प्रतिबद्ध रिश्ते में है। दूसरा है पारिवारिक प्रेम, फैमिली लव। पारिवारिक प्रेम परिवार के सदस्यों जैसे माता पिता, बच्चों और भाई बहनों के बीच का प्रेम है। इसके बाद जो हमारा अगला टाइप है वह है फ्रेंड लव, मित्र प्रेम। दोस्तों के बीच का प्यार है जो एक दूसरे की परवाह करते हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हैं। इसके बाद है सेल्फ लव, आत्म प्रेम। वह प्रेम है जो हम अपने लिए रखते हैं, जो हमारी खुशी और भलाई के लिए आवश्यक है। इसके बाद लेखक इस बात पर चर्चा करते हैं कि कैसे प्यार हमें अपने दुखों से उबरने में मदद कर सकता है। उनका कहना है कि प्यार हमें अपने नकारात्मक विचारों और भावनाओं को दूर करने और दुनिया की सुंदरता के लिए अपने दिल खोलने में मदद कर सकता है। दोस्तों, लेखक यह कहकर अध्याय का समापन करते हैं कि प्रेम ब्रह्मांड में सबसे पावरफुल शक्ति है। यह हमें ठीक कर सकता है, हमें बदल सकता है और हमारे जीवन को अधिक सार्थक बना सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 6 देखा, द पावर ऑफ लव एंड टाइप्स ऑफ लव। दोस्तों, आइए चलते हैं अगले चैप्टर की ओर, वो है चैप्टर नंबर 7, द जर्नी टू फ्रीडम। दोस्तों, निश्चित रूप से यहाँ जोसेफ गुयन की पुस्तक डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक के चैप्टर नंबर 7 में हम जानकारी को देख रहे हैं। इस चैप्टर में लेखक स्वतंत्रता की यात्रा पर चर्चा करके शुरुआत करते हैं। उनका कहना है कि आज़ादी की यात्रा आत्म खोज की यात्रा है। यह हमारे निगेटिव बिलीव्स और इमोशंस को दूर करने और अपने सच्चे स्वरूप को अपनाने की सीखने की यात्रा है। इसके बाद लेखक स्वतंत्रता की यात्रा में आने वाली बाधाओं के बारे में बात करते हैं। उनका कहना है कि सबसे बड़ी बाधा हमारा अपना मन है। हमारा दिमाग लगातार विचार उत्पन्न कर रहा है जिनमें से कई नकारात्मक और आत्म सीमित है। ये विचार हमें दुख के चक्र में फंसाए रख सकते हैं। इसके बाद लेखक उन उपकरणों पर चर्चा करते हैं जो स्वतंत्रता की यात्रा में हमारी मदद कर सकते हैं। उनका कहना है कि सबसे महत्वपूर्ण उपकरण जागरूकता, स्वीकृति और करुणा। माइंडफुलनेस बिना किसी निर्णय के वर्तमान क्षण पर ध्यान देने का अभ्यास है। स्वीकृति हमारे विचार और भावनाओं को बिना निर्णय के स्वीकार करने का अभ्यास है, और वही करुणा दूसरों के दुखों को समझने और स्वीकार करने का अभ्यास है।
तो दोस्तों आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस बुक की हिंदी और इंग्लिश वर्जन का बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा, तो आज जाके आप बाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है तो अभी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट खोलिए और अपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कीजिए। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, मोटिवेशनल वीडियोज़ की समरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।